नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के कुछ बहुत ही दिलचस्प हाथ से लिखे हुए नोट्स पर। नमस्ते। और ये नोट्स एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ, मतलब सीधी बात, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, बस पॉइंट्स। और हमारा काम है इन पॉइंट्स के पीछे की बड़ी तस्वीर को समझना। बिल्कुल। और वो बड़ी तस्वीर पहली ही लाइन में साफ कर दी गई है। सर्वे की जो थीम है, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस टू स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी। इसे थोड़ा आसान करते हैं। स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस मतलब मुश्किलों को झेल जाना। हाँ, किसी तरह टिके रहना। लेकिन स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी तो ये तो एक बिल्कुल अलग लेवल की बात हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब है दुनिया के लिए इतने जरूरी बन जाना कि कोई आपको नजरअंदाजी ना कर सके। तो हम सिर्फ सरवाइव करने से आगे की सोच रहे हैं। हाँ, अब हम दुनिया में एक एक्टिव और जरूरी भूमिका निभाने का लक्ष्य रख रहे हैं। नोट्स में एक शब्द है, ग्लोबल पॉलीक्राइसिस। पॉलीक्राइसिस मतलब जब एक साथ बहुत सारे संकट चल रहे हों। सही। जियोपॉलिटिकल तनाव, क्लाइमेट चेंज, सप्लाई चेन की दिक्कतें, ऐसे में भारत एक ब्राइट स्टार बनना चाहता है, एक स्थिर भरोसेमंद पार्टनर। तो चलिए इसी थीम को ध्यान में रखते हुए इन नोट्स की गहराइयों में उतरते हैं। पहला चैप्टर है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी और पहली लाइन सीधे हमारी थीम से जुड़ती है। स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी बिकमिंग अ नॉन सब्स्टिट्यूटेबल नोड इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स। ये नॉन सब्स्टिट्यूटेबल नोड सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसे ऐसे समझिए कि ग्लोबल सप्लाई चेन एक माला की तरह है और हर देश उसका एक मोती है। ठीक है। तो भारत अब सिर्फ एक और मोती नहीं, बल्कि वो माला का हुक बनना चाहता है। अच्छा। एक ऐसा हिस्सा जिसे आप हटा दें तो पूरी माला बिखर जाए। मतलब कुछ चीजों के लिए दुनिया की भारत पर निर्भरता इतनी बढ़ जाए कि हमें कोई बदल ही ना सके। ओके, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए दुनिया ताइवान पर निर्भर है। बिल्कुल। और इसी से अगली लाइन जुड़ी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इक्वल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये तो बहुत सीधी और गहरी बात है। हाँ, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का आप कह सकते हैं आधार है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, पैसे के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, तभी आप अपने फैसले आजादी से ले सकते हैं। एकदम। आर्थिक सुरक्षा ही रणनीतिक आजादी की गारंटी है। और इस सुरक्षा के लिए कुछ आंकड़े भी हैं। रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान FY26 के लिए 7.4% है और पोटेंशियल ग्रोथ रेट 7% बताई गई है। ये काफी मजबूत आंकड़े हैं। इसमें मुझे एक और बात दिलचस्प लगी। फोकस डीरेगुलेशन बेस्ड ऑन आउटकम्स पर है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। पहले सरकारें सिर्फ नियम कानून कम करने पर जोर देती थीं। हाँ, बस नियम हटा दो। पर यहाँ सोच ये है कि नियम कम हो, लेकिन इस तरह से कि जमीन पर नतीजे दिखें। फोकस प्रोसेस से हटकर आउटकम पर आ गया है। ठीक है, तो अब आते हैं सरकार के पैसों के हिसाब किताब पर। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पहला पॉइंट है कंसोलिडेशन ऑन ट्रैक। इसका सीधा मतलब है कि सरकार अपने घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट को कम करने के रास्ते पर सही चल रही है। और लक्ष्य भी साफ है। हाँ, FY26 तक फिस्कल डेफिसिट को GDP के 4.5% से नीचे लाना, ये ग्लोबल निवेशकों को एक भरोसा देता है। और खर्च करने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। केंद्र सरकार का कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ, जो भविष्य के लिए एसेट्स बनाने पर खर्च होता है, जैसे सड़कें, पोर्ट्स। हाँ, वो जीडीपी का 4.0% हो गया है, जो पहले 2.7% था। ये बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। और जब सरकार इतना बड़ा निवेश करती है तो एक क्राउड इन इफेक्ट पैदा होता है। ये क्राउड इन इफेक्ट सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई हो रहा है? मतलब क्या प्राइवेट सेक्टर भी अब निवेश कर रहा है? नोट्स में सीधे तौर पर इसका डेटा तो नहीं है, लेकिन वो एक इशारा करते हैं। क्या? कि बैंक्स और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स हेल्दी हैं। मतलब बैंकों के पास कर्ज देने के लिए पैसा है और कंपनियां कर्ज में डूबी नहीं हैं। अच्छा, तो माहौल तैयार है। हाँ, सरकार ने पहला कदम उठाया है और अब प्राइवेट सेक्टर के पास निवेश करने की क्षमता और वजह दोनों है। तो देश के अंदर तो स्थिति मजबूत करने पर जोर है, पर इंडिस्पेंसिबल बनने के लिए एक्सटर्नल सेक्टर कैसा है? चैप्टर 4। यहाँ कहा गया है एक्सटर्नल बफर्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। मतलब भारी मोर्चे पर हमारी दीवारें काफी मजबूत हैं। कैसे? पहला सबूत, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी कैड सिर्फ 0.8% है, जो कि बहुत कंट्रोल में है। और दूसरा, हमारे पास 11 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। मतलब अगर 11 महीने तक हमारी कोई कमाई ना हो, तब भी हम अपना सारा इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं। और विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेट भी जीडीपी का सिर्फ 19.2% है। हाँ, ये तीनों आंकड़े मिलकर हमें वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी। और यहीं पर एक महत्वाकांक्षी विचार भी है, हार्ड करेंसी स्टेटस हासिल करना। इसके लिए शर्त है एक्सपोर्ट सरप्लस। मतलब हमारा एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से लगातार ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमी तेज बढ़ रही है, सरकार खर्च कर रही है, तो महंगाई का क्या? अक्सर ग्रोथ के साथ महंगाई भी आती है।
और यहीं पर तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। हेडलाइन इन्फ्लेशन सिर्फ 1.7% बताई गई है। एक मिनट, सिर्फ 1.7%? ये तो बहुत कम है। हाँ, आज के दौर में ये आंकड़ा बहुत कम है। इतना कम क्यों? इसका कारण क्या बताया गया है? मुख्य कारण है सबड्यूड फूड इन्फ्लेशन, मतलब खाने पीने की चीजों की महंगाई काबू में रही। और कोर इन्फ्लेशन? उसे टेम्ड एंड एंकर्ड कहा गया है, मतलब वो भी पूरी तरह नियंत्रण में है। और इसके पीछे की पॉलिसी है पास थ्रू ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन। हाँ, सरल शब्दों में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने का फायदा कीमतों में कमी के रूप में ग्राहकों तक पहुंचा है। चलिए अब जमीनी क्षेत्रों पर आते हैं। चैप्टर 6 एग्रीकल्चर, जिसे द पिवट कहा गया है, मतलब धुरी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक बुनियादी सोच बदल रही है, एक कोर शिफ्ट हो रहा है फूड सिक्योरिटी से इनकम सिक्योरिटी की तरफ। अच्छा, मतलब अब फोकस सिर्फ देश का पेट भरने पर नहीं बल्कि किसान की जेब भरने पर है। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसके लिए एक्शन क्या है? एक्शन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। किसानों को सिर्फ गेहूं चावल की जगह दालें और तिलहन उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। इससे तो इंपोर्ट पर निर्भरता भी कम होगी। सही, और साथ ही करेक्ट इकोलॉजिकली डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज की बात है, मतलब जो सब्सिडी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें ठीक करना। और नया फोकस लाइवस्टॉक और फिशरीज पर भी है। हाँ, क्योंकि ये क्षेत्र खेती से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और किसानों की आय बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका बन सकते हैं। तो खेती में इनकम पर फोकस है। अब देखते हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7% बताई गई है। और यहाँ फोकस 2 शब्दों पर है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल इंटीग्रेशन। मतलब हाईटेक चीजें बनाना और उन्हें दुनिया से जोड़ना। हाँ, और इसके लिए सिस्टमिक डिसिप्लिन की बात है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जरिए आएगी। जब मेड इन इंडिया का मतलब ही हाई क्वालिटी हो। यहाँ चाइना +1 अपॉर्चुनिटी का भी जिक्र है। ये बात तो हम काफी समय से सुन रहे हैं। हाँ, और स्ट्रैटेजी साफ है, PLI स्कीम से बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना और साथ ही MSMEs यानी छोटे उद्योगों को क्रेडिट गारंटीज और टेक अपग्रेड से मजबूत करना। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत पर, सर्विस सेक्टर। इसे स्टेबिलिटी एंकर कहा गया है। और क्यों ना कहा जाए, GVA में इसका हिस्सा 50% से ज्यादा है। पर इसमें एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सर्विसिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इसे आम भाषा में कैसे समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, पहले आप सिर्फ एक कार खरीदते थे, अब आप कार के साथ 5 साल का सर्विस पैकेज, कनेक्टेड कार ऐप का सब्सक्रिप्शन, ये सब भी खरीदते हैं। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज भी बेचना। बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के बीच की लाइन धुंधली हो रही है और भविष्य के ड्राइवर के तौर पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी GCCs का जिक्र है। अगला चैप्टर बहुत जरूरी है, एनवायरमेंट स्ट्रैटेजी। और यहाँ भी एक नैरेटिव शिफ्ट की बात है। हाँ। मिटिगेशन से एडेप्टेशन की ओर। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मिटिगेशन का मतलब है कार्बन उत्सर्जन कम करना, जिस पर पश्चिमी देश जोर देते हैं। और एडेप्टेशन का मतलब है क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव अब दिख रहे हैं, जैसे बाढ़, सूखा, उनके साथ जीना सीखना। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत कह रहा है कि हम दुनिया को बचाने से ज्यादा फोकस खुद को बचाने पर करेंगे? नोट्स कहते हैं कि भारत की स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट अलाइंड क्लाइमेट स्ट्रैटेजी है, मतलब हम क्लाइमेट के लिए वो कदम उठाएंगे जो हमारे देश के विकास में बाधा ना बने। इसीलिए की मिशन के तौर पर नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का जिक्र है। हाँ, क्योंकि ये क्लीन, रिलायबल और बेस लोड पावर है, मतलब 24 घंटे लगातार बिजली। अब आते हैं भविष्य के एक और टॉपिक पर, AI एंड टेक्नोलॉजी। ये नोट्स फ्रूगल AI और बॉटम अप अप्रोच की बात कर रहे हैं। और ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। हम सबसे बड़े और महंगे AI मॉडल बनाने की होड़ में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा फोकस एप्लीकेशन स्पेसिफिक स्मॉल मॉडल्स पर है, मतलब खेती के लिए एक छोटा AI, स्वास्थ्य सलाह के लिए दूसरा छोटा AI। ये तो अमेरिका और चीन से बिल्कुल अलग अप्रोच लग रही है। हाँ, हमारा फाउंडेशन है AI को एक पब्लिक गुड की तरह देखना, जिसका फायदा सबको मिले। चलिए, इन सब बड़ी योजनाओं का रोजगार पर क्या असर पड़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 42%। हाँ, और वर्कफोर्स का साइज 56.2 करोड़ बताया गया है। फीमेल LFPR का 42% तक पहुंचना एक बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है। 3.2% बेरोजगारी का आंकड़ा बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या ये नोट्स बताते हैं कि ये नौकरियां किस तरह की हैं? फॉर्मल हैं, इनफॉर्मल हैं? नौकरियों की क्वालिटी पर ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन वो गरीबी पर एक पॉइंट देते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में भारी गिरावट आई है। ये इशारा करता है कि फायदा निचले स्तर तक पहुंच रहा है। लेकिन सोशल सेक्टर में एक नए आर्थिक खतरे का जिक्र है, डिजिटल एडिक्शन,
कॉग्निटिव एट्रोफी। ये वाकई एक अहम मोमेंट है। हाँ, मतलब इकोनॉमिक सर्वे जैसी सीरियस डॉक्यूमेंट में इस पर बात हो रही है। कॉग्निटिव एट्रोफी का मतलब है हमारी सोचने समझने की क्षमता का कमजोर होना। नोट्स कहते हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ने से वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो ये एक आर्थिक समस्या बन गई है। बिल्कुल, और इसके समाधान के लिए रेगुलेटरी इंटरवेंशंस जैसे एज गेटिंग का सुझाव है और मेंटल हेल्थ के लिए टेलीमानस हेल्पलाइन का जिक्र है। और आखिर में आते हैं अर्बनाइजेशन पर। शहरों को इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था का इंजन, लेकिन नोट्स साफ कहते हैं कि ये इंजन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा। समस्या है गवर्नेंस डेफिसिट इन यूएलबीज, यानी नगर पालिकाओं में शासन की कमी। और इसका एक बड़ा कारण है फाइनेंशियल फ्रेलिटी। एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि नगर पालिकाओं की खुद की कमाई उनके कुल खर्च का 40% से भी कम है। क्या मतलब हमारे शहर अपनी कमाई से अपना आधा खर्च भी नहीं उठा पा रहे हैं? हाँ, वो पूरी तरह से राज्य या केंद्र सरकार पर निर्भर है। इसीलिए सोल्यूशन के तौर पर मेयर्स को ज्यादा अधिकार देने की बात कही गई है। तो चलिए इन सभी चैप्टर्स को समेटते हैं। अंत में एक डेटा स्नैपशॉट दिया गया है। जीडीपी ग्रोथ 7.4%, रिटेल इन्फ्लेशन 1.7%। ये आंकड़े एक मजबूत तस्वीर दिखाते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड पर। निष्कर्ष बहुत साफ है। रास्ता है रेजिलियंस से इंडिस्पेंसिबिलिटी का, और सरकार का रोल है एक एंटरप्रेन्योरियल स्टेट का जो रिस्क लेने से ना डरे। लेकिन फिर सबसे बड़ी रुकावट की कंस्ट्रेंट क्या बताई गई है? सबसे बड़ी रुकावट है स्टेट कैपेसिटी, मतलब योजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता। सरकारी मशीनरी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो जरूरत किस चीज की है? रिक्वायरमेंट है इंस्टीट्यूशनल मैच्योरिटी एंड इनोवेशन। हमारे संस्थानों को और ज्यादा परिपक्व और इनोवेटिव बनना होगा। और इन सब के बाद फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इंडिया इज द इमर्जिंग एंकर ऑफ ग्लोबल ग्रोथ।